इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन दिख रहा है? वेनेडियम और मैग्नीज। लिख दिया? तो अब नो सर कौन का तो कितना उतारते रहिएगा। तो केमिकल रिएक्टिविटी इरेगुलरिटीज लिखना है। इरेगुलरिटीज इन ई नॉट वैल्यू और केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट of 3D series is due to पहला सब्लिमेशन एनर्जी, हाँ उसी का आंसर। इरेगुलरिटीज इन नॉट वैल्यू और केमिकल एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट इज ड्यू टू सब्लिमेशन एनर्जी। दूसरा सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और यदि कभी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है और वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी भी लिखा हुआ है तो इसको भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी जब वाटर सॉल्वेंट में होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी लगेगा, है ना, मेटल एक्वस स्टेट में। तो ये तीनों ही बात लिखिएगा। सिंस ड्यू टू irregularities in these values of energy, there are also irregularity in irregularities in E naught value और केमिकल रिएक्टिविटी। ये आंसर तो हम एक बार पहले भी बताएं जब ई नॉट का वैल्यूज बताएं, लेकिन याद रखिएगा जहां जब कभी किसी के बारे में रिएक्टिविटी के लिए पूछे, है ना, जैसे वेरी सिंपल सवाल है कि लिथियम लिकबा सरकाना मगल मंजन, ठीक है, तो पूछेगा कि लिथियम ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम क्यों है, बस तीनों ठोक दीजिए, कुछ नहीं सोचना है। बोलिए वो लिथियम का ये सब सबसे कम है, लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, भाई बोलिए तीनों कम
है ना, खाली उस सम ऑफ सेकंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं लिख दीजिएगा, जो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसको आयोनाइजेशन एनर्जी खाली लिखिएगा, है ना, या फर्स्ट एंड सेकंड लिखने से ही बच जाइए, आयोनाइजेशन एनर्जी खाली लिख दीजिए, जितना जिसको लॉस करना है। कभी पूछ दे बेरियम रिएक्टिव ज्यादा क्यों है स्ट्रोंशियम से, मानती तीनों पर कि बेरियम की सब्लिमेशन एनर्जी कम है, इंथैल्पी कम है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी कम, हो जाएगा आंसर। केवल ये सीरीज एलिमेंट के लिए नहीं, ये तीन गो के वजह से ही केमिकल रिएक्टिविटी का निर्धारण होता है, ठीक है। यदि गैसियस स्टेट में ही कोई रिएक्ट कर जाता है तो ये दोनों लगता है, एक्वस स्टेट में रिएक्ट करता है तो ये तीनों लगता है ना, तो तीनों याद रखिए, बस इतनी ही बात है। नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अभी यो मिनट गजब मिनट लगाते रहते हो यार, जल्दी लिखो, हमसे ज्यादा बाल तो तेरा पकड़ है, अब लिखता भी नहीं, जल्दी जल्दी देखो, हमारे इतना लिखो जल्दी से, हमसे पहले लिख दो एक आध लाइन पहले कि सर क्या बोलेंगे, हम आगे लिख दिए, और लिख के एग्जाम ऐसे करके बैठे रहो कि सर तो हम तो पहले ही लिख दिए थे, अब क्या। अब देखना ना, ज्यादातर बातें रिपीट होता है, ये सब बातें रिपीट हुआ, कल आप ऐसे एनर्जी पढ़ा रहे थे, कौन बात पहले नहीं पढ़ाए थे, सब बात रिपीट ही होता है। नेक्स्ट क्या बता रहे थे, नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में सब बात रिपीट होगा, सब बात एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ाए हुए हो, वही सब बतवा यहाँ पे भी करना है ना। उस समय ये बोले थे कम से कम 3 बार ये बात पढ़ोगे, अब देखो बताएंगे याद आ जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से एलिमेंट 2 तरह का होता है, 3 तरह का होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, और इसका निर्धारण नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता है। यदि ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो सबस्टांस मैग्नेटाइज्ड हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, और उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक कहते हैं। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सबस्टांस डायमैग्नेटिक होता है, और यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 से ज्यादा है, 6 है, तो फेरोमैग्नेटिक हो जाता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने के बाद उस इलेक्ट्रॉन का डोमेन सीधा हो जाता है तो फेरोमैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन वाला रहता है, तो यहां पर 2 लाइन लिखना है हमको, और क्या करेंगे, सबस्टांस, सबस्टांस लिखने का मतलब है एटम, आयन, मॉलिक्यूल, सब हैविंग unpaired electron in their orbital are paramagnetic। पैरामैग्नेटिक मतलब समझते हैं ना, जब मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज्ड हो जाए, सबस्टांस which magnetized in the magnetic field। अब इन लोग तो जवान हो गया, फिजिक्सों में मैग्नेट पढ़ लिया होगा, अब क्या है, सबस्टांस विच मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड, बस हो गया पैरामैग्नेटिक। कैसे निकलता है, कौन फॉर्मूला था, स्पिन ओनली फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2 का अंडर रूट, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूनिट क्या होता है इसका, बोर मैग्नेटन,
bm, म्यू को कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। लिखिए, और सबस्टांस हैविंग all paired electron in their orbital called as diamagnetic। substance atom ion molecule having all paired electron in their orbital are known as diamagnetic। और डायमैग्नेटिक का सबस्टांस कैसा होता है? सबस्टांस which can't magnetize in magnetic field या repelled in magnetic field। called diamagnetic। फेरोमैग्नेटिक के लिए 3 को बता दिए शुरुआत में ही। कौन है फेरोमैग्नेटिक? हाँ, आयरन कोबाल्ट निकेल, है ना, फेंको नहीं, बाकी बचा 2। इसको कैसे खोजेंगे? तो बस यही तरीका होगा खोजने का। जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, जहां ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा डायमैग्नेटिक। बाकी बात खत्म। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखना तो पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे है। इसको स्पिन वनली फॉर्मूला भी कहते हैं बाबू, और कभी कभी स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए भी कहेगा, तो यही फॉर्मूला लगेगा, है ना, स्पिन वनली फॉर्मूला और स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट। आसान भी होता है।
कन्फिगरेशन जानते हो तो अच्छा भी लगेगा निकालने में, और कन्फिगरेशन नहीं जानते हो तो बगल वाला कोई हुरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सब जानता है ना जी? अरे कुछ नहीं मिलेगा वो मोबाइल में, आज तक मिला कुछ? 1.25 साल हो गया, कुछ मिला? फिजिकली कुछ नहीं मिला, सब ऑनलाइन मिला। वैसे ही कुछ नहीं मिलेगा। है ना? बस वो केवल 2 सेकंड मुस्कुराने के लिए 2-4 गो दिल मिल जाएगा, उसे क्या दिक्कत? उसके लिए बढ़िया वाला टाइम नहीं लगाना है, मतलब जैसे उसमें मिलता है वैसने टाइम उसको देना है। देखिए, अब यदि पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए FeCl2 एक कैसा प्रॉपर्टी रखता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है। ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक? ठीक है, देख रहे हैं सब? तो हम लोग इसको कैसे मतलब कि समझेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, -1 +2। आयरन पे कितना चार्ज आ गया? +2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। ठीक है, पहले युग सबस्टांस दिया था, कंपाउंड था, उस कंपाउंड से हमको पता नहीं करना है, हमको जो उसमें सेंट्रल एटम जो मेटल एटम रहेगा ना उस पे चार्ज देख लेंगे। FeCl2 कहने का मतलब Fe2+ ही है मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए। अब आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा। किसका? आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है ना, इसीलिए याद करवाए हैं। बगल वाला को हुर के मुंह से निकालने में जितना समय लगेगा उतना समय में पढ़ दीजिएगा। साइंस ये लेने लायक है, भे नबटा मतलब तिजोरी हाफराब हो गया, भे नबटा करोड़पति मोटर वाला, मैंने टिकरी उनसे खाया और फिर से रूस गया, 26 पे आएगा, पढ़ दीजिएगा उतना देर में, है ना? भूलने से कोई फायदा नहीं, वो बगल वाला को नहीं पता होगा, हम बता रहे हैं आपको। अब देखो यहाँ पे एस लिखना, और यदि आपको याद नहीं रहेगा तो हम तो याद रहेंगे ना, पीसिंग पीसिंग लिख देना। बोला देखिए एस, हाँ लिख देना, हम देख लेंगे फिर, ठीक है? और जब एस पीसिंग लिख देना तब फिर क्या करना है, यहाँ पे 1 तो लिखोगे, एस एक ही से स्टार्ट होता है, यहाँ 2 लिख देना, यहाँ 3 लिख देना, यहाँ 4 लिख देना, ठीक है? और P कहाँ से स्टार्ट होता है? तो बोले 2 से स्टार्ट होता है ना? P तो 2 से स्टार्ट होता है। अरे 4 तो ऑर्बिटल है यार, बहुत बात थोड़े है। S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल उंगली पे। S 1 से शुरू होता है, P 2 से शुरू होता है, और D 3 से शुरू होता है, और F 4 से शुरू होता है। और उंगलिये पे याद रखो, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, P में 6, D में 10, F में 14। ये इतना को बात है। एस पीसिंग लिख ही दिए थे, तो 2P लिख देना, 3P लिख देना। ई भर जाए, पूरा सिखा दें? सिखा ही देते हैं यार, वो जरूरी है। देखो कुछ नहीं करना है, कन्फिगरेशन सिखा रहे हैं, अब कन्फिगरेशन सीख लो, फिर आयरन पे 2+ लिखेंगे, क्योंकि तुम लोग 2-4 वो दिन कह रहा था एक ठो की माथा से ऊपर जा रहा है, यही तो बता रहे थे। उसी दिन से लग रहा था कि सिखा ही देते, लेकिन फ्लो दूसरा था। आज थोड़ा समय हमको मिल गया है, हम सिखा ही देते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा बोर्डे साफ कर देते हैं। लो 112 इलेक्ट्रॉनिक की कन्फिगरेशन सीख लो, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीख लो फिर से एक बार। ये ग्रामा में सीखा था लेकिन बच्चा था उस समय,
तब 6 महीना में एडल्ट हो जाएगा तुम लोग। 6 महीना के बाद बोलने लायक रहेगा कहाँ। देखो सुनोगे बात, देखो अब ट्रिक बता रहे हैं, ये बाउ प्रिंसिपल वगैरह वगैरह सब खत्म। एस पी डी और एफ, ठीक है, यही 4 ऑर्बिटल होता है। एस में क्या इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पी में, डी में और एफ में। अभी हमको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन कितना अनपेयर्ड है, तो उसके लिए भी बातें हम कर ही लेते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें हम लोग एक घर बनाते हैं, मतलब एक डिब्बा बनाते हैं, 1 2 घर ऐसे भरते हैं। इसमें क्या घर बनाते हैं बता दो। एक एक करके 3 भरेंगे, फिर 4 5 6 करेंगे, एक के बार दो नहीं करेंगे। और इसमें क्या घर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 10 भरेंगे। इसमें क्या घर बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम 7। अब फिर उसको ओवरलैप करना शुरू करेंगे, पेयरिंग करना शुरू करेंगे। हमेशा जब भरिएगा तो 1 2 3 4 5 भरिएगा, तब छठा से पेयर कीजिएगा। हुंड्स रूल है ये, है ना, ये हुंड्स रूल है, हंड्स रूल भी कहते हैं। हाँ, हुंड HUND लिखते हैं, इसलिए हंड कर देंगे तो HAND लिख देगा, ठीक है, इसीलिए हुंड कहते हैं। कौन रूल बताएं, हाँ हुंड्स रूल, हंड्स पढ़ाता है लेकिन हुंड बोलते हैं चूंकि ये यू लिखो। समझ गया बात। अब सुनो, एस कहां से स्टार्ट होता है, पी कहां से स्टार्ट होता है और डी कहां से होता है और 4, ठीक है। ये नंबर लिखे जहां से ये सब ऑर्बिटल स्टार्ट होता है, ठीक है। ये बेसिक जानकारी है कन्फ्यूजन लिखने का। अब लिखोगे कैसे वो यहां बताते हैं। लिखना एस एस, पीसिंग लिखना, हाँ बिना शर्माए। चलिए मेरे को पैटर्न है, एस 2 बार, पी एस 2 बार। इसके बाद डीपीएस लिखना, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। पैटर्न है देखो ऐसे, यहां से पीछे चलो, डीपीएस। उसके बाद अगला में कौन है, फर्स्ट डीपीएस और फर्स्ट डीपीएस। बस हो गया खत्म। एसएस पीसिंग, डीपीएस फर्स्ट डीपीएस। कौन कहां से स्टार्ट होता है वही करना है। ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, लास्ट में 8 होगा। पी कहां से स्टार्ट होता है, तो 2p होगा, 3p होगा, 4p होगा, 5p होगा, 6p होगा और 7p होगा। डी कहां से स्टार्ट होता है, 3d होगा, 4d होगा, 5d होगा, 6d होगा। एफ कहां से स्टार्ट होता है, 4f होगा और 5 होगा। सब भर गया। देखो 120 एटॉमिक नंबर तुम लिख सकते हो। एस में मैक्सिमम 2 जाएगा, 2 जाएगा, 6 जाएगा, 2 जाएगा, 6 जाएगा, 2 10 6 2 10 6 2 14 जाएगा, 10 जाएगा, 6 जाएगा, 2 जाएगा, 14 जाएगा, 10 जाएगा, 6 जाएगा, 2 जाएगा। बात खत्म। 2 2 4 6 10 2 12 18 20 30 36 38 48 54 54 2 56 56 14 70 80 86 2 88 88 102 118 यहाँ पर आ जाएगा। 112 6 118 और 2 120। 118 एलिमेंट तुम्हारा है। जिसका भी कहेगा लिख देना बस।
और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाला डिब्बा बनाए, बस डिब्बा बनाना, जिसमें अंत हो जाए उसका डिब्बा बना देना, है ना। अभी इतना जल्दी से लिख लो और समझ लो, अभी दिक्कत है तो पूछ लो, और नहीं तो सही में वो उजला वाला लिखा रहता ना दीवार पे। उस दिन भी बोले थे, अब आज फाइनली बोल देते हैं। कभी कभी कोई बीमारी ऐसा हो जाता है जो किसी को अगल बगल वाले को कहने में बनता नहीं। तो आदमी क्या करता है वैसे में कि स्टेशन से उतर के बगल वाले गली में चला जाता है दवा लेने, अब फिर तुरते ट्रेन चढ़ के घर चल जाता है। घर वाला पूछता है कहाँ गए थे, बोले यहीं तो थे, 3 घंटा में तो गया और चला ही आया। और इसका प्रचार मध्य प्रदेश से लेके उड़ीसा तक, है ना, दीवार पे लिखा वाइट वाइट रंग से मिलता है। अब पेपर को उलट के पढ़ने से भी मिलता है, पीछे से पढ़ोगे तो पेपर में वह छपल रहता है। क्योंकि टारगेट करोगे अगले साल, उसके अगले साल फिर टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन नहीं आएगा तो किसको बताया जाएगा ये बात। केमिस्ट्री पढ़ रहा है, पार्ट थर्ड में चला गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोफेसर साहब सुनेंगे ये सब बात, वो तो बिल्कुल बजा गजब बिहेव कर देंगे, रूड बिहेवियर करेंगे। और आईआईटी मेडिकल वाले मास्टर साहब तो और करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री तो पढ़ना ही रहता है। एकदम से खत्म साइंस विभाग में रहोगे, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। यूपीएससी का परीक्षा देता उसमें ही बचपन को ही ना छोड़ रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग है अनफिल्ड डी और वाइटल, वहां भी पूछ रहा है। आएगो सबका शेप पूछता रहता है। एस मतलब सिमेट्रिकल, पी मतलब एगो डमरू, डी मतलब दूगो डमरू, डम्बेल डबल डम्बेल, एफ मतलब इंडिफिनिट, शेप खत्म। एस मतलब गोल, पी मतलब एगो डमरू, डी मतलब दूगो डमरू, डम्बेल डबल डम्बेल, एफ का शेप इंडिफिनिट। और 20 एटॉमिक नंबर तक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखने के लिए सोचना नहीं, खाली हम ही को याद करना है। यस यस, पीसिंग पीसिंग, 20 वो हो गया खत्म। उसके बाद आए तो डीपीएस डीपीएस, उसके बाद फर्स्ट डीपीएस, फर्स्ट डीपीएस। टीटीएस वाले को बताए उसी दिन, तुम लोगों को मंडे को नहीं बताए थे, ट्यूसडे को बता दिए। उन लोग भी, हमको लगा बताएं, सब आता होगा ना पहले से यार, तो क्या जाने कि तुम लोग बच्चा में एकदम बच्चे थे जो होशों नहीं रहा कि क्या हुआ। नहीं, जैसे 10वां में जाता है तो पहला में क्या पढ़ा कहाँ जाता था ये बचपन को याद नहीं रहता है। कई वो बच्चा को भी याद रहता है कि बाबूजी रोज मार के हमरा भेजते थे। कितना केस यहाँ भी, अभी सुबह में 6 साढ़े 6 जगोगे, 7 बजे जगोगे तो देखोगे घर के नीचे मम्मी जो है कान पकड़ के उठा के पेन में बैठा रही बच्चा को, बैठ जा स्कूल। आजकल तो ये बढ़ गया है, लॉकडाउन के बाद बढ़ गया है। हो क्या गया कि साल 2 साल बच्चा स्कूल गया नहीं और सब मोबाइल पे बिजी रहता है, तो अब कोई जाना नहीं चाहता है। तो आप देखिएगा चिल्ला चिल्ली शुरू है, गजब मुहिम करके आदमी स्कूल भेजता है। क्योंकि 10वां तक जो पढ़िएगा आप, वो आपके मन से नहीं होता ना, हम लोग के गार्जियन के मन से होता है। क्योंकि दोष बाद में किसका होता है, नहीं पढ़ा बच्चा, दोष किसका, उसके बाबूजी मम्मी जी का हो जाता है।
बारहवां तक की ये बात लागू है। 10वां तक तो एकदम लागू रहता है, 12वां तक लागू रहता है ना। कि दोस्त पड़ जाता है फट से, कैसन था इसका गार्जियन जो 10वां नहीं पास कराया, मतलब क्या है, मार के पीट के प्यार से जैसे हो वैसे 10वां तो उसको घिस के कराना ही कराना है। तो स्कूल तो जाना नहीं चाहेगा तो, लेकिन भेजना है ये नहीं। अब देखो उसको याद है, ये टंगा टंगा के जाता था। कभी कभी अभी मोबाइल पे देखने को मिलता है ये बात, कि दोनों पैर और दोनों हाथ टांग के बुजुर्ग स्कूल पहुंचा देता है। अब वहां बाकी सब जो है मास्टर साहब देख लेते हैं कि अब इसको बंद करो, हो गया होगा। अब देखो ये जो है ना, दो दो चार छो 10, दो 12 छो 18, नहीं लिखने का मन करे तो आर्गन लिख देते हैं। दो दो चार छो 10, नहीं लिखने का मन करे तो नियॉन लिख के घेर देते हैं। वैसे वैसे जहां तक इनर्ट गैस मिलता जाए वैसे घेर के लिख सकते हैं आप। आर्गन लिखा जाता है इसी में, है ना। आर्गन के बाद लिख देते हैं 4:3D10, क्या, तो फिर लिखेंगे आर्गन। अभी लिखना था ना हमको 1:2, 2:2 लिख रहे थे, इसलिए सोचे फिर से एक बार मेहनत कर दें। समझ गया, आर्गन लिख देंगे, कोई दिक्कत। आर्गन लिखेंगे मतलब कितना लिख दिए, एस एस पी सिंग पी लिख दिए, क्या क्या पूछता है। अब यदि पूछ दिया कि 4S पहले भर दिए 3D बाद में भरे, तो कोना देने ले जाएंगे। हाँ, तो हम लोग थे यहाँ पे कि FeCl2 पैरामैग्नेटिक है कि डाई मैग्नेटिक। तो हम आपको बता रहे थे कि Fe2+, सोच लेना है, Cl2 से निकाल ली। 26 इलेक्ट्रॉन होता है आयरन में, तो आयरन में पहले आयरन का कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना होता है। लिख दें अब आर्गन 4s2, 18 2 20, और 4s, s के बाद dps dps होगा, है ना। इसमें एस एस पी सिंग है, पी के बाद सिंग डीपीएस आएगा। तो डी में कई इलेक्ट्रॉन भर दे बोलो, 6। 2+ है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एस से। हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन निकलता है, आउटर मोस्ट 4s है ना। सबसे बाहर वाला घर 4s है, बाद में 3D भरा है, इसका मतलब सबसे बाद में नहीं है, 4 घर ही बाद में होगा। और इसमें कॉन्सेप्ट आपको हम दिए थे कि इस गली में अब देखिए आप घुसिए, पहला वाला मकान देख रहे हैं आप, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा भी देख रहे हैं आप। तो घर चौथा तो वही है, पहला में 1 तल्ला था, वो 1 तल्ला बना हुआ 1s। ये दूसरा घर 2 तल्ला बना हुआ है 2s और 2p। तीसरा घर 3 तल्ला बना है 3s 3p, तल्ला देख रहे हैं, 3d भी है। और चौथा घर में 4 घर है, 4s 4p 4d 4f। अब आपको बाजार करना है इतना दूर में, तीसरा तल्ला पे 3d पे चढ़ने में, फ्लोर देख रहे हैं आप, और चौथा का पहला ग्राउंड फ्लोर 4s। कहां जाना आसान है, चौथा का एस में कि तीसरा का 3 तल्ला पे। बस इलेक्ट्रॉन यही काम करता है, पहले चौथा के पहला फ्लोर पे चला जाता है, तब तीसरा के तीसरा तल्ला पे चढ़ता है ना। तो घर पूछेगा सबसे लास्ट वाला घर, तो चौथे घर ना बताओगे, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले चौथे घर से निकलेगा, इसलिए 4s 0। 3d6, अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमको इस तरह से ऐसे ऐसे कर देना है, 1 2 3 4 5 6, कई इलेक्ट्रॉन मिला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2। यदि पूछता है कि ये सबस्टांस फेरोमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, तो n बराबर 4 आया, यहीं से हम लोग लिख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये पैरामैग्नेटिक है। और मैग्नेटिक मोमेंट पूछे आगे चल के, तो 4+2 24 का अंडर रूट, करीब करीब 4 चौक 16, 5 बजे 25, 4.9 pm बोर मैग्नेट हो गया। बस इतने तो काम करना है, क्या
दो चार को तुम लोग बताओ। VCl3 पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताना है। SCCl3, VF5, ZnCl2, जल्दी जल्दी बताएं। CuCl, CuCl2, कंपाउंड का नेचर डिस्कस करना है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। और हो सके तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल दिए, रफ करना है, क्या करना है इसमें। और होमवर्क में घर पे जाके बनाइएगा। CO पे 3+, आयरन पे 3+, निकेल पे 2+, ये सब का मैग्नेटिक मोमेंट निकालिएगा। मैग्नीज पे 3+, मैग्नीज पे 5+, ये सब निकालिएगा घर में। बी पे +5, स्कैंडियम पे 3+, जिंक पे 2+, कॉपर पे प्लस, ये सब घर में निकालिएगा। पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, वो होमवर्क में वो सब बताना है। अभी कंपाउंड के रूप में दे तो आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताना है। बताओ ना जल्दी जल्दी, इसमें क्या सोचना है। आप लोग सब कल के दिन विचार से अच्छे खा लिए रहते हैं क्या? नो सर। दोनों जगह बराबर नहीं करेंगे तो सोच रहे थे कि सॉलिड स्टेट पढ़ा देते है ना। किसी किसी के मन में चलता है कि छोड़ दिए सर, छोड़ दिए सर, तो पढ़ा देने के लिए कुछ था नहीं यार। वो और टाइम देता तो पढ़ा ही देते ना, रेगुलर कर देते, बस 25 तारीख तक तो हो जाता। 25 तारीख तक तो सब हो जाता, वो सॉलिडो हो जाता। और वो क्या बोलते हैं, एक ठो चैप्टर है, छोटका चैप्टर है ना, कौन तो एक ठो सरफेस केमिस्ट्री। बाकी तो बचल का इरेगुलर इसी अल्टरनेट में हो जाएगा। संडे को 12 से 3 क्लास होगा। हाँ, 12 से 2, 2:30 बजे तक। इसी संडे को यही वाला क्लास रेगुलर होता है ना उसमें। अब पहले बार आगे काहे के लिए, पिछले बार भी तुम लोग पहले आगे करके 1 बजे आया था सब। मतलब 12 बजे ना, ठीक है। हाँ ना जी, 12 बजे। 10 बजे नहीं कर सकते, 9 से 11 कह दिए 11th वाले को। तुम लोग का समय नहीं था। हाँ, 11 से 12 तो हम बैठले रहते। क्या और क्लास नहीं है कहीं पे? क्लास रहता है सबका ना। देखिए, क्या 11 बजे नहीं खाला, खाली नहीं है तुम लोग? 11 बजे नहीं तो 12 बजे। और ऐसे थोड़े होता है। संडे की बात कर रहे हैं, संडे को 12 बजे से क्लास है, 12 से 2:30, आगे पीछे कुछ नहीं।
हाँ, रात में सुतने का टाइम होता है यार तुम। बोलो, ये मिला, काम हुआ। ये क्या है, वेनेडियम में 3+, आज से 4-5 साल पहले करते थे वो काम भी। वेनेडियम से 3+, कैसा है ये? देखो लास्ट वाला लिख रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन के बिना नहीं होगा। 18 4H0 3D कितना? साइंस से लेने लायक है 21, तिजोरी हाफ 22, भे न बेटा 23। 23 में 3 गया, 20 बचा, तो 18 2 20 तो हो गया खत्म। 3 तो इसी पे था जो आ जाए। 18 2 20 3 23, तो 3+ है, 2 गो इससे जाएगा, 1 गो इससे जाएगा, है ना? तो ये 0, और यहां पर कितना आया सबको? तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि फिर से लिखूं? नहीं दे रहा होगा तुम लोग को। सही में दे रहा है यार। तुम लोग लास्ट तक जो है ना क्लास के बारे में अपने विचार से चलते ही रह गए, हमारे हिसाब से कभी कुछ किए का? तो हम थे कि सब कुछ कर दिए, नहीं तो तुम लोग एक समय दिया है, और ऐसे में थोड़े होता है। मास्टर का बात मानना चाहिए कि अपना बात मनवाना चाहिए। 18 2 20 3 23, हाँ पूरे 2 साल से तुम लोग वही किया है। अपना मन हुआ तो आया, नहीं नहीं तो नहीं आया। टाइम भी अपने से। 3+ है, क्या कर दें? 0, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो किसी को दिक्कत है तब? है जी? दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं, एक वो काम और कर सकते हैं कि पहले वेनेडियम लिखेंगे, 21 22 23 लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 लिखेंगे। फिर वेनेडियम पे 3+ लिखेंगे तो 20 होगा, 1s2 2s2 सब हो जाएगा, 4s पे 0 और 3d पे 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 बच गया। अब d में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, 1 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 का अंडर रूट, 2 2 4 दूनी 8 अंडर रूट, यानी 2√2 bm। सबस्टांस कैसा मिलेगा आपको? पैरामैग्नेटिक, यानी VCl3 पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, समझ में आई बात? अब बोलो SCCl3 कैसा सबस्टांस है? SCCl3 Sc पे 3+, स्कैंडियम का तो 21 ही होता है, 21 में 3 चला गया तो 18 बच गया, 18 बचा तो केवल आर्गन ना, 4s भी 0 3d भी 0, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। सबस्टांस कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। VF5 में बोलो 5+, ये भी तो 18 ही हो गया, ये भी n बराबर 0। सबस्टांस कैसा हो गया? समझ रहा है जी कि +5 कैसे हुआ, ये भी समझाना है। फ्लोरीन पे -1 तो -5, तो वेनेडियम पे कितना? +5। ZnCl2 -1, Zn पे कितना चार्ज? +2। Zn2+ लिखोगे तो आई थिंक कि आर्गन लिखोगे, 4s0 लिखोगे, 3d10,
और 3d10 हुआ तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। सबस्टांस कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। यानी कि कैसे इस सबस्टांस के बारे में हम लोग बिना कुछ जाने बता दे रहे हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। CuCl -1 कॉपर पे प्लस, तो कॉपर पे प्लस का भी क्या होता है? आर्गन 4s0 3d10। क्या 29 है? 18 10 28। कैसा सबस्टांस होगा? लिख लो जल्दी से। क्या हुआ? देखो, आना तो नहीं चाहिए, जब किताब ही बदल गया तो क्यों आएगा? हाँ, लेकिन तुम्हारा बोर्ड थोड़ा सा अजीब है, तो को अपना निकाला है, क्या किया है वो अभी हम नहीं देखें। चूंकि किताब में है ही नहीं तो फिर रहना तो नहीं ना चाहिए। जैसे इस साल का पहले ही मैंने बदल गया किताब, लेकिन तुम लोग का पहला बार परीक्षा हुआ तो उसमें देखे सॉलिड स्टेट पूछल था। ठीक, तो गलत बात है ना, किताब में है ये नए सवाल पूछे हैं, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। अब CBSE बोर्ड वाले को ये प्रॉब्लम नहीं है, वो खत्म हो गया है ना। लेकिन बिहार बोर्ड में कुछ कहा नहीं जा सकता है, बात यही है। ऐसे कुछ सर्टेन न्यूज उसके साइट पे है, तब देखना होगा। वैसे अब 2 साल का सिलेबस तो रहा नहीं कि 2 साल का पूछता है, हर साल का पूछता है अलग अलग। तो इस साल के अब अप्रैल ही में ना बदल गया, तो उसको पहला बार जो परीक्षा हुआ था उसमें सोलर सेल का सवाल नहीं ना रहता। लेकिन जो पहला परीक्षा हुआ, जो 2 चैप्टर बदल गया था, वो दोनों का सवाल था उसमें। सॉलिडो स्टेट था और सरफेसो केमिस्ट्री था, है ना। तो हम लोग तो चुपे न रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब मेडिकल का सिलेबस नया जारी किया, उसमें सब हटा दिया। IIT का सिलेबस जारी किया तो उसमें सब हटाया हुआ है। लेकिन अब बिहार बोर्ड का सिलेबस जारी हो भी नहीं करता, ये एक वो लाइन पे चल रहा है 15 साल से बोर्ड। और वो लाइन ये है कि इट स्ट्रिक्टली फॉलो NCERT सिलेबस पब्लिश बाई दिल्ली NCERT। उतने पर ये बोर्ड चला है 15 साल से। NCERT हटा दिया, तो इसको पहले बार नहीं आना चाहिए था ना। हमसे जैसे हम लोग ऑथराइज आदमी ना, हम लोग लापरवाही में नहीं ना बोलेंगे, जैसे नहीं आना चाहिए था, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं आना ही चाहिए। लेकिन जो पहला परीक्षा लिया, जो 2 महीना पहले तुम लोग का हुआ, उस परीक्षा में तो सरफेस केमिस्ट्री और सोलिड स्टेट आ ही गया था, तब हम लोग क्या बोले। तो देख कर करके खराब लगने वाला देखना है। गांधी जी बोले थे बुरा मत देखो, तो हम लोग नहीं देखे, हम छोड़ो जो है सो है। हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अभी 2 चैप्टर है, हमको 4 दूनी 8 को क्लास एक्स्ट्रा दो, हम पढ़ा देते हैं उसको। इसीलिए बोल रहे हैं कि अब आवेगा कि नहीं आवेगा, पढ़ा देंगे, हम पढ़ा देंगे, इसलिए को एक्स्ट्रा टाइम दो। अगला क्वेश्चन है, लिखो ना क्वेश्चन। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट of a divalent ion, of a divalent ion
in aqueous solution of divalent ion in aqueous solution if its atomic number is 25. Calculate the magnetic moment of a divalent ion in aqueous solution if its atomic number is 25. सैंपल पेपर निकला है जी बिहार बोर्ड वाला, ऐसा को कुछ हो पता नहीं, उससे वो क्लियर होता यदि कुछ होता तो। वो तो इस सब में ठीक ही है, जब वही नहीं जानता तो हम क्या जाने यार, पढ़ लो पूरा। वो पहले वो उसका एक और कहना रहता है पहले से कि हम तो ऐसे ही 50% पहले से किए हुए। क्वेश्चन दे के बनाने के लिए कहाँ कहते हैं, हम तो 100 क्वेश्चन देते हैं उसमें कहते हैं 50 को बनाओ। वो तो पहले से हम हटाए हुए हैं। उसका क्या है, कुछ को बोला जा सकता है, नहीं कहा हुआ है। यदि कोई बच्चा ऑब्जेक्शनों कर देगा कि यदि किताब में नहीं था और पूछ दिए तो कहेगा ना, तो हम तो 58% कहे थे बनाने के। तो जितना हटाए वो तो 10 से 20% में था। देखिए। इस 4-5 नंबर का सोल्यूशन से पूछता है सब। जल्दी बताइए, आंसर बताओ। हाँ 5.9। देखो सवाल जैसे लिखा था ना, सवाल बनाने के लिए ही आपको पूछे, नया कुछ था नहीं। पूछा है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन विच एटॉमिक नंबर Z बराबर 25 और Z पे 2+ हो गया तो कितना हो गया ये 23। क्या Z बराबर यदि 25 है तो Z 2+ क्या हुआ 23। तो इसका कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो आर्गन 18 4s3d और ये लिखाएगा आर्गन 4s2 3d5। 18 2 20 5 25, 18 2 गया 0 5 23। अब डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, n बराबर 5 तो म्यू इज इक्वल टू हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पिन ओनली। हाँ जल्दी जल्दी लिखो। कैलकुलेट द स्पिन ओनली वही सवाल है, बस दूसरे तरीके से पूछा है वहां पे।
उसमें दूसरे तरीके से पूछा था। कितना आया? 27 है। फाइव हो जाएगा ना जी? ना, सेवन रहेगा कि सेवन रहेगा। एस से इलेक्ट्रॉन गया E7। एक दो तीन चार पाँच छः सात, कितना इलेक्ट्रॉन? म्यू इक्वल टू 3 2 5, 5 दिया 3 ठीक है जी, सब लिख दिए, दिखाई दिया है। हम लोग को नहीं दिया होगा भाई। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, म्यू इक्वल टू 3 × 3 + 2 का अंडर रूट, 3 2 5 या 15 का अंडर रूट, 3.9 पी। क्या हो गया? क्या पूछता है? हाँ हाँ, पढ़ा ही देंगे। पढ़ाना है, टाइम बताओ ना, कौन टाइम में बुला दें? 11 बजे से बुला दें? MWF में 11 से। तुम लोग काहे के लिए कुछ बोलती है रे? सॉलिड स्टेट पढ़ के क्या करेगी तुम? उन लोगों को पूछ रहे हैं जिसको बोर्ड देना है। सॉलिड स्टेट
कै बजे? 2 बजे कैसे आओगे यार? कोई फिजिक्स जाएगा पढ़ने यार? तो लोग झूठे बोलता रहता है। 1 महीने के लिए एक ठो टाइम दो एक्स्ट्रा, मतलब कि जो आपका अपना कंफर्ट टाइम है उससे थोड़ा ऊपर उठ के। एगो होता है ना कि ना उस समय तो हम खाना बनाते हैं, उस समय कैसे आएंगे? ठीक है। हाँ, अब बैच बंद कर दें जो पढ़ाते हैं जिसको। हाँ, उसका भी बदल दें। मतलब आपको परेशान होना है तो उसको परेशान करें तब आप हो सकते हैं। दूसरे को बिना परेशान किए आप परेशान नहीं हो सकते। 8 बजे वाला समय फिजिक्स पढ़ने जाते थे ना जी। अच्छा, तो वो तो ठीक है था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जरूरी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, सुनना। अरे वो तो दिमाग में चलते रहेगा, इधर में खत्म होते रहेगा ये बात। से शुरुआत में तो सोच लिए कि वो पूछेगा नहीं, इसलिए बीच में रेगुलर वाला रूटीन हटा दी। लेकिन जब परीक्षा लिया तब समझ में आया कि ना इसका कोई ठिकाना उगाना है ही नहीं, ये कुछ हो कर सकता है, उसको खुदे पता नहीं। जब तक क्वेश्चन सेट करने वाले को कहेगा नहीं कि क्या करें तब तक कोई अनाउंसमेंट भी होगा नहीं। इसलिए भाई पढ़ा ही देंगे तो क्या दिक्कत है। अब उसको बोर्ड लेवल ही तो पढ़ाना है, बाकी में तो हट ही गया। तो बोर्ड लेवल पढ़ाने में क्या जाता है, 3 4 5 घंटा में तो सब कामें हो जाए। अब ये सब चीजें हैं, देखो ये वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था, कितना देरी तक पढ़ाते रहे, क्योंकि वो कहीं भी आता है ना, वो कहीं पहुंच देता है। अगला चैप्टर है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें भी रहेगा वो म्यू वाला, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें भी निकालना रहेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन पैरामेग्नेटिक होगा कौन डायमेग्नेटिक होगा ये निकालना ही होगा उसमें। तो इतना समझे हुए रहेंगे तो वहाँ खाली हम लोग क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, है ना, तो वहां भी काम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे डिटेल करना, अभी इसको डिटेल करना है, अगला चैप्टर में यो है, इसलिए इसमें समय देना है। 1 2 3 4 कौन ऑर्बिटल है? अब सुनिएगा, ये डी ऑर्बिटल टूट जाता है, टूट जाता है 2 सेट में। ये डी ऑर्बिटल कंपाउंड फॉर्मेशन में 2 सेट में टूट जाता है। और मतलब ऑर्बिटल तो एक ही है 3D, लेकिन 3D की ये अंदरूनी मामला है कि ये टूट जाता है 3 और 2 ऑर्बिटल में, 1 2 3 और ऊपर में 2, दोनों डी ऑर्बिटल है। अब डी ऑर्बिटल में 2 नाम आता है। डी ऑर्बिटल मतलब आज पढ़ रहे हो पहली बार, और एक बार और पढ़ोगे। डी ऑर्बिटल 2 तरह का होता है, एक ठो को कहते हैं T2G, ऑर्बिटल का नाम है, और एक ठो को कहते हैं EG ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, यहां 3 आएगा यहां 2 आएगा, ठीक है। ऊपर में हेडिंग है कलर्ड कंपाउंड, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल। अब जब कंपाउंड बनता है तो इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल से यदि इस तरह से पेयरिंग हुआ है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यदि इसमें कूदेगा, तो आप पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसी बातें कि इलेक्ट्रॉन यदि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है।
तभी वो लोअर से हायर में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और हायर से लोअर में जब जाता है तो सर्टेन वेवलेंथ का रेज इमिट करता है, और जिस वेवलेंथ का रेज इमिट होगा वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कलर का, है ना, कि ग्रीन कलर का वेवलेंथ इमिट हो रहा है या येलो कलर का इमिट हो रहा है, तो कलर होगा कंपाउंड का। अब यहां से देखो इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां चला गया, कब? कंपाउंड फॉर्मेशन के समय। क्योंकि कंपाउंड जब भी बनाते हो कोई भी एलिमेंट से तो गर्म करते हो, बिना हीट किए कोई रिएक्शन होता है क्या? तो हीट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, डी ऑर्बिटल के T2G से कहां जाता है? कूद के, और वापस जब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है यानी रूम टेम्परेचर पे आता है तो ये इलेक्ट्रॉन लौट के अपने आउट जहां था जगह वहां आएगा कि नहीं? तो जैसे ही आएगा तो सर्टेन वेवलेंथ का रेज क्या होगा? इमिट होगा, और इसी वेवलेंथ के वजह से इस कंपाउंड का क्या होगा? कलर होगा। ठीक है, जिस भी ऑर्बिटल में सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है उसमें ये सब काम नहीं होता, पेयर्ड है तो अस्टेबल हो गया। अब स्टेबल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्यों जंप करेगा? तो हम लोग ऊपर से ही देख के बता देते हैं कि कंपाउंड कलरलेस है कि कोई कलर वाला है। कलर ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड ये सब याद नहीं करना, हालांकि एनसीईआरटी में कुछ डेटा बना हुआ है कि क्रिम्सन रेड है, ब्रिक रेड है, तो वो याद हो नहीं पाएगा, लेकिन कलर होने का कारण हम लोग समझ लेंगे। और यदि कोई कंपाउंड पूछता है कि कलर्ड होगा या नहीं होगा, कलरलेस होगा, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, which of the following is colored compound, which of the following is colorless compound। तो कलर्ड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे अभी हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और कलरलेस कंपाउंड होने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? पेयर्ड होना चाहिए। तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड तो कंपाउंड को कह देंगे कलरलेस। क्लियर है? और आपके बिहार बोर्ड में बोर्ड लेवल का इसमें क्वेश्चन होता है कि व्हाई डी ब्लॉक फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक में आधा से एक पेज में इसका आंसर लिखा रहता है, पूरा का पूरा बेमतलब वाला बात है ना। वही एक दो क्वेश्चन है जिससे समझ उभी जाते हैं सर लोग कि उतारा है कि न उतारा है। इसका लाइन एक एक आंसर है, जिसका आंसर है कि कलर इन द कोऑर्डिनेट ये मतलब डी ब्लॉक कंपाउंड इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आंसर है? ये वाला लाइन पूरा एक पन्ना लिख दीजिए और ये नहीं लिखिए, बात खत्म है। डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आंसर इज दिस वन, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप T2G नहीं लिखिए चलेगा, ये समझने के लिए लिखे हैं कि डी ट्रांजिशन आखिर होता क्या है। इसी को कहते हैं डी ट्रांजिशन। जब डी ऑर्बिटल दो भाग में बटेगा T2G और Eg में, तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा T2G से Eg और Eg से, इसको क्या कहते हैं, और इसी की वजह से उस कंपाउंड में कलर होता है। ठीक है, बस सिंपल दो लाइन का आंसर। फोटो बनाई। हाँ, एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक डिस्कस करने में 6 गो लाइन लिखा है, और बाकी जगह आंसर नहीं लिखने के लिए एक पेज लिखल रहता है, जबकि उसमें डी ट्रांजिशन नहीं है लिखल है अंतिम तक। बीच में देखो लड़का पैसा लेकर था, वही लिखे लेकिन नंबर आएगा। डरता है ना, परीक्षा आ रहा है, डर हो गया कि जब तक एक पेज नहीं लिखेंगे नंबरवा कैसे देंगे। उस सर तो ऐसी कहते रहते थे। तो मिल जाए तो लिखिएगा, उसी से वो समझ जाएगा कि उतारा है। ना ड्यू टू ना दिस ना दैट, खाली आंसर में डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा रहेगा तो टिक लगाना ही पड़ेगा।
और यदि ये फोटो बना दिए तो कोई बात ही नहीं। तो समझ ही गए सर। हो गया। नीचे लिखिए, T2G नाम जो ऑर्बिटल का है उसको लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल भी कह सकते हो, और Eg जो नाम है उसको हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल भी कह सकते हो। इसीलिए वो ऊपर नीचे लिखा गया है कि जितना डी ऑर्बिटल की एनर्जी है उससे थोड़ा कम है T2G का, और उससे थोड़ा ज्यादा है Eg का। तो लो एनर्जी डी ऑर्बिटल और हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल, ब्रैकेट में फिलहाल T2G और Eg लिख देना, और याद रहेगा बोर्ड तक तो T2G और Eg ही लिख सकते हो। लिखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम when an electron from lower energy d orbital is excited, रिएक्शन करने में गर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइटेड टू हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल, हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल, comma this energy correspond to certain wavelength of light absorbed, certain wavelength of light absorbed, certain wavelength of light absorbed. This wavelength lie, Lie, lie in the visible region, lie in the visible region and responsible for color of the compound. Responsible for color of the compound. Responsible for the color of the compound. क्लियर है? और करके लिखिए, और हाँ, पूरे में और करके लिख दीजिए, पूरे में। इट इज एक्चुअली ड्यू टू, नहीं एक पैराग्राफ लिखते ना, मैं और बीच में और कर ले, एक्चुअली ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी लिख दिए यहां पे, डी, इट इज एक्चुअली ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ट्रांजिशन वही हुआ लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, या फिर T2G टू Eg, है ना? इसी को बोले लोअर डी ऑर्बिटल, इसको बोले हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल।
लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल। और देखिए एग्जाम्पल करके कुछ लिख दीजिएगा ना, ऐसे थोड़े होता है। अब ये आपको कैसे चलेगा पता, कोई कंपाउंड कलर्ड होगा कोई कलरलेस होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड जनरली कलर्ड होगा, और जिसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या ऑल पेयर्ड होंगे वो जनरली कलरलेस होगा। द कंपाउंड हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन are generally colored, that is these electron undergoing DD transition while the compound having all paired electron are generally colorless। जैसे HCF3 और HCCl3 या H3 HC2O3, ये सब कलरलेस। VF5 VFCl5 ये सब, या फिर V2O5 कलरलेस। ZnCl2 CuCl कलरलेस। ये सब फुलफिल्ड ऑर्बिटल रखता है। और जो कलर्ड है उसमें कोई ना कोई कलर्ड होता है, जैसे पढ़ते होगे ना CuSO4 5H2O, नाम है ब्लू विट्रियोल। तो ये जो ब्लू है वो किस वजह से है, क्योंकि कॉपर पे 2+ है, और कुछ हो वजह से ना है ब्लू। इसका कलर हुआ है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कॉपर। क्या ZnSO4 का नाम सुना है, कलरलेस है, व्हाइट विट्रियोल कहते हैं उसको। जबकि FeSO4 7H2O का नाम तुम सुना है, कौन कौन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। तो इसमें ग्रीन क्या है, दैट इज ए कंपाउंड ऑफ आयरन, आयरन 2+ ग्रीन है, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आयरन के कंपाउंड ग्रीन होंगे, कॉपर के कंपाउंड ब्लू होंगे, वैसे ही बाकी जितने एलिमेंट है सबके कंपाउंड का कुछ ना कुछ कलर होगा, लेकिन ये सब कंपाउंड का कलर नहीं होगा। ZnCl CuCl ZnSO4 का क्या कलर होता है क्या, तो नहीं कलर होता है, +2 है, जिंक +2 डी ऑर्बिटल भरा हुआ है, तो ये कलरलेस होगा। जनरली कंपटीशन में यही खोजने को आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लू कलर्ड, उसमें लिखा रहता है। तो तुम लोग ब्लू पे चले जाते हो कि पता नहीं ब्लू कौन होता है, ब्लू ना पूछ रहा होता उसमें, वो 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें देख लो कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही आंसर ठीक है। वो ब्लू येलो क्रिम्सन रेड कहनो ने पूछा है, वो दो चीज जानता है कि भैया ये जानता है कि नहीं कि कलर्ड होता है और कलरलेस होता है। तो टाइम नहीं बताएगा तुम लोग, संडे को 12 बजे, संडे को 12 बजे आना है इसके आगे पढ़ने के लिए, ठीक है? 12:30 सर, ऐसे 11 बजे हम कंफर्टेबल थे। कैसे रखेंगे यार, कोई देखते हो तुम ही लो में से कहता है ना, तुम्हारे बात मान ले उसका बात नहीं माने। 12 बजे एग्जैक्ट, 12:30 नहीं, 12 बजे एग्जैक्ट। इसमें 11 बजे वाला भी का मान रह जाएगा, 12 बजे एग्जैक्ट। पिछले दिन तो तुम लोग आके बैठी हुई थी, इस बार क्या हो गया ऐसा? अरे खाना कहीं पर लेके खा लेना, 10-5 रुपया का खाना, फिर जाके घरे में खाना।
अरे 2 संडे तो अब है ही, अब कहाँ संडे बचा है पटना में। संडे को यही पढ़ाएंगे। हम एक्स्ट्रा टाइम का बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट पढ़ाने के लिए।